Hello everyone, welcome to my channel. I am Palak Narang and today we are going to continue with our chapter Endocrine System. लास्ट क्लास में हम लोग ने दो ग्लैंड करे थे, एक था एड्रिनल ग्लैंड, दूसरा था पैनक्रियास। आज की क्लास में भी हम दो ग्लैंड्स करने वाले हैं, एक थायराइड और दूसरा पिट्यूटरी। तो चार ग्लैंड्स आपके पोर्शन में, दो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे और दो हम आज करने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट थायराइड ग्लैंड से। मैं हर बार की तरह इस बार भी यही बोलूँगी कि कोई भी ग्लैंड हम कर रहे हैं तो उसमें हम 5 चीज़ें करते हैं। एक तो उसकी लोकेशन, दूसरा उसका फंक्शन, तीसरा कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं उस ग्लैंड में से, चौथा वो हार्मोन अगर हाइपो सिक्रीशन करेगा तो क्या होगा, और पांचवा अगर वो हाइपर सिक्रीशन करेगा तो क्या होगा। इसमें भी हम यही करने वाले हैं। तो थायराइड ग्लैंड के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहला तो वो बाइलोब स्ट्रक्चर होता है जो कि बटरफ्लाई जैसा दिखता है, इसलिए उसको बोलते हैं बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड। किस तरीके से होता है, ये हमारी ट्रैकिया है। अगर आपको आगे से देखना है तो ये ऐसे दिखेगा, लेकिन अगर आपको पीछे से देखना है ना तो पूरा ये कवर्ड लगेगा, मतलब पीछे से कवर्ड है और आगे से थोड़ी सी स्पेस छुटी हुई है। क्योंकि इसके दो लोब्स है तो इसको हम लोग बोलते हैं बटरफ्लाई शेप्ड स्ट्रक्चर। थोड़ा बहुत बटरफ्लाई को रिजेंबल करता है, ठीक है। तो बाइलोब्स या फिर बटरफ्लाई शेप्ड स्ट्रक्चर। दूसरा इसका लोकेशन कहाँ है, इन फ्रंट ऑफ द नेक, नेक के आगे और लैरिंग्स के नीचे। याद रखना लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है, नेक के आगे और लैरिंग्स के नीचे, इन फ्रंट ऑफ नेक एंड बिलो लैरिंग्स, ठीक है। यहीं पर ही लर्न करके जाना है, बात के लिए कुछ नहीं रखना, अभी लर्न करो इन फ्रंट ऑफ नेक बिलो लैरिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो दो लोब्स होते हैं ट्रैकिया के, वो किससे ज्वाइन होते हैं, एक नैरो लाइनिंग जिसको हम बोलते हैं इस्थमस, उसके साथ ज्वाइन होते हैं ये थायराइड के दोनों लोब्स, ठीक है। दो हार्मोन सिक्रीट करता है हमारा प्यारा सा थायराइड ग्लैंड। कौन कौन से दो, एक थायरॉक्सिन और एक कैल्सिटोनिन। खुशी की बात आपके लिए ये है कि कैल्सिटोनिन आपके पोर्शन में नहीं है, तो हम थायरॉक्सिन पढ़ेंगे, उसी के फंक्शन पढ़ेंगे, उसी का हाइपर सिक्रीशन पढ़ेंगे और उसी का ही हाइपो सिक्रीशन पढ़ेंगे। कैल्सिटोनिन सिर्फ आप जान लो कि वो भी थायराइड ग्लैंड ही सिक्रीट करता है, मतलब थायराइड ग्लैंड कैल्सिटोनिन को सिक्रीट करता है। बट मेनली हम किस पे फोकस करेंगे, थायरॉक्सिन पे, ठीक है। सो थायरॉक्सिन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला कि वो बेसल मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, मतलब रेगुलेट्स बेसल मेटाबॉलिज्म। यानी कि जैसे ही थायरॉक्सिन बढ़ेगा मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, थायरॉक्सिन कम होगा मेटाबॉलिज्म कम होगा। मतलब जैसे ही थायरॉक्सिन बढ़ेगा मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, तो सेम मैंने लिखा इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म मतलब हमारे अंदर जो भी सेल्यूलर ऑक्सीडेशन है वो चल रहा है, मतलब हमारे अंदर का काम हो रहा है, हमारे बॉडी के अंदर जो भी सेल है वो काम कर रही है, तो वो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है। तो सेल्यूलर ऑक्सीडेशन होता है, जो मैंने ये लिखा है सेल्यूलर ऑक्सीडेशन, मतलब जब हम रेस्ट मोड पे है, जब हम आराम कर रहे हैं तभी भी हमारी बॉडी में हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट होगी इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी बॉडी काम कर रही है, सेल काम करेगी तो बाद में हीट जनरेट करेगी। तो ये तीनों पॉइंट मैंने इंटर रिलेट किए। एक तो रेगुलेट्स बेसल मेटाबॉलिज्म, बेसल मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करेगा, इसका मतलब कि जैसे ही थायरॉक्सिन का इंक्रीज ज़्यादा होगा मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, मतलब थायरॉक्सिन कम होगा तो मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा। और मेटाबॉलिज्म कम हो गया या ज़्यादा हो गया, इसका मतलब सेलुलर ऑक्सीडेशन कम हो गया या ज़्यादा हो गया, मतलब मेटाबॉलिज्म इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सेलुलर ऑक्सीडेशन। सेलुलर ऑक्सीडेशन क्या होता है कि सेल हमारा काम कर रही है, सेल हमारी बॉडी के अंदर जो है वो उनका जो काम है वो कर रही है, इसका मतलब हीट प्रोड्यूस कर रही है। हम इस वक्त अगर आराम भी कर रहे हैं तभी भी हमारी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस कर रहा है, हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही है, थायरॉक्सिन की वजह से हो रही है। ओके, नेक्स्ट ग्रोथ ऑफ बॉडी, मतलब ये जो लास्ट पॉइंट है ये एक्स्ट्राज है जो इसका मेन फंक्शन नहीं है। तो ग्रोथ ऑफ बॉडी हो गया, ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स हो गया, बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है और मेंटल डेवलपमेंट भी करता है थायरॉक्सिन। मेन दो तीन थे, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड ही थे। तो आप कैसे क्या याद कर रखना है आपको, थायरॉक्सिन इज रिलेटेड विथ मेटाबॉलिज्म, और एक्स्ट्रा कौन कौन से है, बॉडी टेम्परेचर हो गया, ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स हो गया, ग्रोथ हो गया, और एक कौन सा रह गया, मेंटल डेवलपमेंट रह गया, ठीक है। यहीं पे याद करके जाना है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, बाद के लिए नहीं बचा के रखना है, अभी याद कर लो। थायरॉक्सिन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होता है तो उसके मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड वाले जो फंक्शंस हैं वो ही आएंगे।
नेक्स्ट हम बढ़ते हैं उसके हाइपोसिक्रीशन और हाइपर सिक्रीशन पे, किसके, थायरॉक्सिन के, क्योंकि कैल्सिटोनिन तो हमारे पोर्शन में है ही नहीं, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट विथ हाइपो एंड हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन। अगर थायरॉक्सिन का सिक्रीशन कम होता है तो उसको हम हाइपोसिक्रीशन या फिर उसको हाइपोथायरॉयडिज्म भी बोल सकते हैं, क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब क्या, हाइपो, लेट्स ब्रेक द वर्ड, हाइपो मतलब कम, थायरॉयडिज्म मतलब ऐसा हार्मोन जो थायराइड से निकल रहा है उसका सिक्रीशन अगर कम हो रहा है तो दैट इज हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म जब होता है तब 3 चीज़ हो सकती है, 3 चीज़ मैंने लिखी है, एक सिंपल गोइटर, क्रेटिनिज्म, मिक्सिडेमा, ये 3 चीज़ हो सकती है। जब हाइपर सिक्रीशन होता है या हाइपर थायरॉयडिज्म होता है या फिर ओवर सिक्रीशन बोल सकते हैं, तब एक ही चीज़ होती है, दैट इज एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। नाम सुनो अच्छे से और कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म में पहला सिंपल गोइटर, दूसरा क्रेटिनिज्म, तीसरा मिक्सिडिमा। हाइपर सिक्रीशन या हाइपर थायरॉयडिज्म में एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, ठीक है। धीरे धीरे जैसे हम पढ़ेंगे तो आपको इन सब के मतलब समझ में आएंगे कि इन सब का मतलब क्या क्या होता है और हाइपोसिक्रीशन या हाइपर सिक्रीशन में ही क्यों है। सबसे पहला सिंपल गोइटर, क्योंकि हम लोग सबसे शुरुआत कर रहे हैं हाइपोसिक्रीशन में तो एकदम सिंपल नाम रखेंगे, सिंपल गोइटर, एकदम आसान सा, ठीक है। सिंपल गोइटर में सबसे पहली चीज़ एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, क्योंकि थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन का सिक्रीशन कम होता है तो थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट हो जाता है। अब थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, इन फ्रंट ऑफ नेक, बिलो लैरिंग्स। तो अगर थायराइड ग्लैंड एनलार्ज होगा इसका मतलब क्या हुआ कि नेक भी एनलार्ज होगा, तो एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड या फिर स्वेलिंग ऑफ नेक, या फिर क्या, दोनों ही, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड और स्वेलिंग ऑफ नेक, ठीक है। दूसरा ऐसा क्यों होता है, अगर आपके खाने के अंदर आयोडीन की कमी हो जाए तो सिंपल गोइटर के होने के चांसेस रहते हैं। तो जब भी आप कभी ऐड अगर आपने देखी हो टाटा नमक में आयोडीन की होता है तो वो यहीं से है। हिली एरियाज़ के जो लोग होते हैं ना उन लोगों की सॉइल में आयोडीन नहीं होता है इतना, इसलिए उनका जो सॉल्ट होता है उसमें भी आयोडीन नहीं होता है, तो इसीलिए उन लोगों को चांसेस ज़्यादा होती है कि सिंपल गोइटर हो सकता है। तो फूड में, आपके खाने में आयोडीन होना ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि सबके सब जाके टाटा नमक लेके आएंगे, सब नमक में आयोडीन होता ही है, ठीक है। तो पहला हमने करा सिंपल गोइटर। नेक्स्ट हम जाते हैं दूसरे हाइपोसिक्रीशन के इफेक्ट पे, दैट इज क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म क्योंकि सी से शुरू होता है इसलिए हम समझेंगे कि क्रेटिनिज्म जो प्रॉब्लम है वो किसके अंदर होगी, चिल्ड्रन के अंदर, क्योंकि चिल्ड्रन भी सी से शुरू होता है, ठीक है। तो क्रेटिनिज्म में क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन या फिर ग्रोथ रुक जाती है। तो ड्वार्फिज्म यानी क्या होता है, ग्रोथ का रुक जाना। ड्वार्फिज्म यानी छोटे रह जाना, और ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो लंबे हो जाते हैं, ग्रोथ कम रह जाती है तो छोटे रह जाते हैं। तो जब छोटे रह जाते हैं उसको हम बोलते हैं ड्वार्फ, DWARF, ड्वार्फ बोलते हैं। और अगर ड्वार्फ इंसान है तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ड्वार्फिज्म। तो या तो ड्वार्फिज्म या तो मेंटल रिटार्डेशन, मतलब दिमागी भी होता है, तो दैट इज क्रेटिनिज्म। किस में हो रहा है, फॉर ओनली चिल्ड्रन, क्योंकि क्रेटिनिज्म सी से शुरू होता है तो चिल्ड्रन में ही हो रहा है, ठीक है। इसको हम या तो बोल सकते हैं अर्ली एट्रोपी या फिर डीजेनरेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। यहाँ पे मैंने लिखा है अर्ली एट्रोपी, डीजेनरेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। 2 खत्म हो गए, कौन कौन से, सिंपल गोइटर, क्रेटिनिज्म। तीसरा जो हमारा आ रहा है दैट इज मिक्सिडिमा, क्योंकि क्रेटिनिज्म चिल्ड्रन के लिए हो चुका है तो अब अडल्ट के लिए भी तो कुछ बचना चाहिए ना। तो मिक्सिडिमा को हम सिर्फ अडल्ट के लिए कैटेगराइज करेंगे क्योंकि सबको इक्वल मिलना चाहिए। मतलब ये सिर्फ ट्रिक्स बता रही हूँ मैं, ये एक्चुअली में ऐसा मत लिख के आ जाना। मिक्सिडिमा इफेक्ट्स अडल्ट्स, ठीक है, जैसा कि मैंने बोला अडल्ट्स के होता है तो इफेक्ट्स अडल्ट्स। थायराइड ग्लैंड डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली, इसमें कुछ नया है नहीं, क्योंकि थायराइड ग्लैंड फंक्शन नहीं करी तभी तो हम ये पढ़ रहे हैं, नहीं तो क्यों पढ़ेंगे, है ना। फिर स्लगिश स्वेलिंग ऑफ हैंड्स एंड फेस, मतलब हमारे हाथ या फेस अगर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाते हैं तो मतलब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो रही है, किस चीज़ की, थायराइड ग्लैंड की, थायराइड के हार्मोन की, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन की, दैट इज थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन की सिक्रीशन ज़्यादा हो रही है तो फेस की स्वेलिंग या फिर हैंड्स की स्वेलिंग होती है इन अडल्ट्स। चिल्ड्रन में मेंटल ड्वार्फिज्म, मेंटल रिटार्डेशन और ड्वार्फिज्म सब मिक्स कर रही हूँ मैं।
नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में सिर्फ एक ही ऐसा है जो हमको करना है, दैट इज एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर का मतलब एक और चीज़ होता है, दैट इज आउटवर्ड ऑप्थेल्मस, जो मैंने यहाँ लिखा है। ऑप्थेल से कोई भी चीज़ अगर रिलेट होती है दैट इज आई, मतलब ऑप्थेल आई से रिलेटेड होता है, पूरे बायो में कहीं पर भी देख लो। तो ऑप्थेल क्योंकि आई से रिलेटेड होता है और आउटवर्ड का मतलब हमको पता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो आईज है वो बाहर की तरफ ऐसे बाहर झांकेगी, दैट इज प्रोट्यूडेड आइज, आइज बाहर की तरफ निकली हुई होगी, जो मैंने लिखा है प्रोट्यूडेड आइज। एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर में मेन चीज़ क्या होती है, प्रोट्यूडेड आइज। अब जब थायरॉक्सिन के मैंने आपको फंक्शंस पढ़ाए थे तब मैंने बताया था कि अगर थायरॉक्सिन बढ़ेगा तो मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, थायरॉक्सिन कम होगा तो मेटाबॉलिज्म कम होगा। इसमें क्या हो रहा है, थायरॉक्सिन बढ़ रहा है तो मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है, यानी इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट। जब थायरॉक्सिन कम बन रहा था यानी हाइपोथायरॉयडिज्म, तब हम लोग ने मिक्सिडिमा में एक वर्ड लिखा था मैंने वहाँ पे, स्लगिश। स्लगिश का मतलब क्या होता है, इनएक्टिव या वीक, तो मतलब मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है, उसका मेटाबॉलिक रेट कम है। तो मतलब आपको क्या करना है, आपको फंक्शन के साथ उसको रिलेट करना है कि हमने फंक्शन ये पढ़ा था, अब हाइपो सिक्रेशन होगा तो ये, हाइपर सिक्रेशन होगा तो ये, तो इसमें हाइपर सिक्रेशन हो रहा है तो इंक्रीज ऑफ मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगी तो हार्ट बीट भी बढ़ेगी, हार्ट बीट बढ़ेगी तो ब्रेथ की शॉर्टनेस होगी, तीनों रिलेटेड हो गए, इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, रैपिड हार्ट बीट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। और एक और चीज़, गोइटर भी होता है नेक में, जो हम लोग ने सिंपल गोइटर पढ़ा था वैसा। मैं अगेन एंड अगेन रिपीट कर रही हूँ, लर्न इट राइट नाउ, बात के लिए डोंट लीव इट, ओके, बात के लिए छोड़ने से कोई मतलब नहीं है। तो अभी हम लोग वापस से रिवाइज करेंगे। हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो तीन चीज़ होती है, सिंपल गोइटर जिसमें हमारा थायराइड ग्लैंड और नेक स्वेल हो जाता है आयोडीन की कमी की वजह से, जो हिली एरियाज में यूजुअली पाई जाती है। और एक और बात, आयोडीन ही है जो मदद करता है थायरॉक्सिन के रिलीज होने में। थायरॉक्सिन तभी रिलीज होता है जब आयोडीन होता है, इसलिए आयोडीन ज़रूरी है। दूसरा क्रेटिनिज्म, क्योंकि सी से शुरू होता है इसलिए वो चिल्ड्रन में होता है, मेंटल रिटार्डेशन और ड्वार्फिज्म। उसका अगला है मिक्सिडिमा, मिक्सिडिमा अडल्ट्स में होता है और स्लगिश हो जाते हैं, हैंड्स और फेस स्वेलिंग हो जाते हैं। नेक्स्ट हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसके अंदर है एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, और एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर के अंदर क्या होता है, आइस प्रोट्यूड हो जाती है, इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, इंक्रीज ऑफ हार्ट बीट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और गॉइटर भी होता है नेक में। नेक्स्ट विल स्टार्ट विथ पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पे थायराइड ग्लैंड खत्म होता है, एक लास्ट ग्लैंड जो हमारा बाकी है दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट हम उससे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट विल स्टार्ट विथ पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके हार्मोन्स के स्टार्ट करने से पहले पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। पहले सबसे पहला कि उसका साइज़ क्या होता है, उसका साइज़ एक पी की तरह होता है, पी यानी मटर जो हम खाते हैं उतना एकदम छोटा सा होता है। और उसकी लोकेशन क्या होती है कि वो मिड ब्रेन यानी हाइपोथैलेमस के नीचे हैंग कर रहा होता है। नर्वस सिस्टम में पढ़ाया था, मिड ब्रेन के नीचे हैंग कर रहा होता है। हैंग मतलब इस तरीके से, यहाँ पे अगर हाइपोथैलेमस है ऐसा मान लो, हाइपोथेटिक स्ट्रक्चर है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे यहाँ पे हैंग करेगा, ठीक है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक्चुअली ह्यूमंस में 2 ही पार्ट माने जाते हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जो मैंने यहाँ लिखा है, कहाँ गया ये, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी 2 पार्ट में होता है। लेकिन एक इंटरमीडिएट लोब भी होता है जो कि ह्यूमंस में ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है, पर लेकिन कुछ ऐसे लोअर एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर अच्छे से काम भी करता है और बड़ा भी साइज होता है उसका, लेकिन ह्यूमंस में ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है इंटरमीडिएट लोब। अगर मैं आपको इसको डायग्राम में बताऊं तो ये हमारा पिट्यूटरी है, ठीक है। ये जो पार्ट है ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये जो पार्ट है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। सेंटर में जो है यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट लोब। इधर जो एक जगह बोल लो वो प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोफाइजियल स्टॉक। इसमें क्या होता है कि जो सबसे पहले तो पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड होती है, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। इसका मतलब क्या कि वो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को फंक्शन करने में मदद करती है, मतलब वही दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, तो ये मास्टर ग्लैंड है। लेकिन जो हाइपोथैलेमस होता है जहाँ से पिट्यूटरी हैंग कर रही है वो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स है, मतलब मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड यानी पिट्यूटरी उसका भी मास्टर है। तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन है, हाइपोथैलेमस। अब जो हार्मोन हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होते हैं वो डायरेक्टली एंटीरियर पिट्यूटरी में आते हैं। वो किसके थ्रू आते हैं, इस स्टॉक के थ्रू जिसको हम बोलते हैं हाइपोफाइसियल स्टॉक। यहाँ पे
एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि जितने भी हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होते हैं, जो हम अभी पढ़ेंगे वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, वो दोनों एंटीरियर पिट्यूटरी बनाती नहीं है। वो कौन बनाता है? हाइपोथैलेमस बनाता है। सिक्रीट कौन करती है? एंटीरियर पिट्यूटरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लेकिन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ही बना रही है, और जहाँ से ये हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी में आ रहे हैं, उस जगह को हम बोलते हैं हाइपोफाइसियल स्टॉक। ठीक है। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड का मेजर अगर हम करें तो वो 1/2 ग्राम ही होता है, क्योंकि एक पी की साइज़ का होता है, कितना ही वेट कर लेगा, तो वो 1/2 ग्राम होता है। ठीक है। और बाकी सब तो इम्पॉर्टेंट हो गया। पी की साइज़ का होता है, हाइपोथैलेमस के बेस पे होता है, जो कि मिड ब्रेन के नीचे हुआ। मास्टर ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, 1/2 ग्राम वेट करता है। ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी और इंटरमीडिएट लोब। अब नेक्स्ट हम आते हैं इसके हार्मोन्स पे। अगर नंबर की वाइज देखा जाए ना, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उसको सारे ग्लैंड के हार्मोन्स को मेंटेन करके रखना है, उसको रिलीज़ कब हो रहा है, क्या हो रहा है, सब ध्यान रखना है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड थोड़े से ज़्यादा ही हार्मोन रिलीज़ करता है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी, और यहीं पे लर्न करके जाना। मैं बार बार बोलती रहूँगी, करना लर्न यहीं पे, ये बात के लिए कुछ नहीं छोड़ना है। अभी हम लोग करते हैं हार्मोन्स पे। एक चीज़ जो मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में अभी बताई कि हाइपोथैलेमस से जो भी हार्मोन्स है वो डायरेक्टली एंटीरियर पिट्यूटरी में जाते हैं। वो आई एम सॉरी, थोड़ा गलत हो गया, वो हाइपोथैलेमस के सारे हार्मोन्स जो कि मैंने वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन बताया, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आते हैं। थोड़ा वो मिसकंसेप्शन हो गया। तो अगर मैं पिट्यूटरी ग्लैंड बनाती हूँ कुछ इस तरीके से, ये पोस्टीरियर है, ये एंटीरियर है, और यहाँ पे आता है इंटरमीडिएट लोब। ठीक है। तो जो हाइपोफाइसियल स्टॉक है वो एंटीरियर पिट्यूटरी नहीं बल्कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ कनेक्टेड होता है। तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट ये है हाइपोफाइसियल स्टॉक। सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स की। एंटीरियर पिट्यूटरी में कितने हार्मोन्स हैं? टोटल कितने लिखे मैंने? 4 लिखे। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये सारे ही है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स सबसे इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में। एंटीरियर पिट्यूटरी के सारे हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से करना, स्किप बिल्कुल भी मत करना और ध्यान से सुनना, 1 सेकेंड भी इधर उधर ध्यान मत देना। ठीक है। सबसे पहला ग्रोथ हार्मोन, दूसरा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तीसरा गोनाडोट्रोपिक हार्मोन या गोनाड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और चौथा एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये 4 हार्मोन है जो बिल्कुल ईजी है, बस आपको नाम याद रहने चाहिए कि कौन कौन से हार्मोन है, आगे तो आप खुद ही कर लोगे। ठीक है। ग्रोथ हार्मोन सबसे बेसिक, मतलब इससे ईजी तो कोई है ही नहीं। ग्रोथ हार्मोन अगर हाइपोसिक्रेशन, सबसे पहली बात तो ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा? हमारी बॉडी में ग्रोथ करेगा। ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा तो ग्रोथ होगी, ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगी। सिंपल, कुछ भी हार्ड नहीं है। अगर हाइपोसिक्रेशन होता है तो चिल्ड्रंस के अंदर क्या होता है? ड्वार्फिज्म। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ड्वार्फिज्म मतलब छोटा ही रह जाना, मतलब बड़ा नहीं होना, छोटे रहने को बोलते हैं ड्वार्फिज्म। तो चिल्ड्रन में ड्वार्फिज्म होगा, यानी वो छोटे रह जाएंगे। क्यों छोटे रह जाएंगे? क्योंकि उनके अंदर ग्रोथ हार्मोन ही सीक्रेट नहीं हुआ है ना। ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट नहीं हुआ यानी वो लोग ग्रो नहीं करे मतलब छोटे रह गए को क्या बोलते हैं? ड्वार्फिज्म। अगर ज़्यादा सीक्रेट हो गया ग्रोथ हार्मोन तो हाइपर सिक्रेशन, तो चिल्ड्रन में क्या होगा? जाइजेंटिज्म। जो हाइपर सिक्रेशन में हुआ था उसका एग्जैक्टली उल्टा। कुछ हार्ड है? बिल्कुल भी नहीं। हाइपर सिक्रेशन में क्या हो गया? जाइजेंटिज्म एज द नेम सजेस्ट, बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया। कितना? नियरली 2.7 मीटर्स तक भी हो सकता है। मैंने लिखा है 2.7 मीटर्स। ये चिल्ड्रन में। अडल्ट्स में अलग होता है। अडल्ट्स में अगर हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन हो जाए, दैट मीन्स उनको एक्रोमेगैली हुई है। ये मैंने लिखा है एक्रोमेगैली, ये एक अलग नाम है जो इस ग्रोथ हार्मोन के पूरे इसमें याद रखना है, एक्रोमेगैली। उसमें क्या क्या होता है? एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ बोन्स, मतलब जो हमारा फेस है, स्पेशली जो हमारी जॉ की एरिया है, वहाँ पे एक्स्ट्रा ही हमारे बोन्स ग्रो कर देंगे और वो अलग से फिर दिखेंगे। जॉ में भी हो सकता है, हैंड में भी हो सकता है, फीट में भी हो सकता है। ऐसे तो फेस पे कहीं पे भी हो सकता है, पर पर्टिकुलरली जॉज में होता है, हैंड में होता है, फीट में होता है। नोज़ हमारी बहुत लंबी हो जाती है, लिप्स हमारे बहुत थिक हो जाते हैं। ये सब किस में आया? एक्रोमेगैली में। बोन्स लॉन्ग हो गए, यूजुअली जॉ के, हैंड के, फीट के, लॉन्ग नोज, थिक लिप्स। ठीक है, ये हुआ एक्रोमेगैली। नेक्स्ट, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड
स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, 2 बार मैंने क्यों बोला, क्योंकि आपको वर्ड समझना है, ऑलवेज वर्ड समझना है। थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ऐसा हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड को स्टिम्युलेट करेगा, एक्टिवेट थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट हुआ मतलब अब भी हमने पढ़ा थायराइड ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है, वो सीक्रेट करता है थायरॉक्सिन, तो यानी इट सीक्रेट्स थायरॉक्सिन, कुछ भी हार्ड नहीं है। थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ऐसा हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड को स्टिम्युलेट करेगा और थायरॉक्सिन को रिलीज कराएगा। नेक्स्ट, गोनैड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, रिपीटेड अगेन, गोनैड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ऐसा हार्मोन जो गोनैड्स को स्टिम्युलेट करेगा। अगर आपको नहीं पता तो गोनैड्स क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। मेल के अंदर कौन से हुए, टेस्टिस, फीमेल के अंदर कौन से हुए, ओवरीज। तो गोनैड्स आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विच इंक्लूड्स टेस्टिस एंड ओवरीज। गोनैड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज गोनैडोट्रोपिक हार्मोन। ऐसे ही है, फैंसी नाम है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो गोनैड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, टेस्टिस और ओवरीज को रेगुलेट करेगा, रेगुलेट एक्टिविटीज ऑफ टेस्टिस एंड ओवरीज। चौथा और लास्ट, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, सबसे बड़ा नाम और सबसे इजी नाम, ब्रेक डाउन करो, ऑलवेज नाम को हमेशा ब्रेक डाउन करना है। एड्रीनो यानी एड्रीनल, कॉर्टिकोट्रोपिक यानी कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन। लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के बारे में, उसके फंक्शंस वगैरह भी कराए थे मैंने एड्रीनल कॉर्टेक्स वाले पार्ट में। तो वही कॉर्टिकोट्रोपिक मतलब कॉर्टेक्स का, तो एड्रीनल कॉर्टेक्स का हार्मोन ACTH इसी का शॉर्ट फॉर्म है। तो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रेगुलेट्स एड्रीनल ग्लैंड या रेगुलेट्स एक्टिविटी ऑफ एड्रीनल ग्लैंड, एक्चुअली में प्रिसाइसली देखा जाए तो एड्रीनल कॉर्टेक्स, क्योंकि कॉर्टिकोट्रोपिक है। कौन कौन से 4 पढ़े, ग्रोथ हार्मोन जिसमें चिल्ड्रन में अगर हाइपर सिक्रीशन होता है तो फिर ड्वार्फिज्म, हाइपर सिक्रीशन होता है तो फिर जाइजेंटिज्म। अडल्ट्स में क्या हुआ, एक्रोमेगैली, बोन्स, लॉन्ग नोज और ये सब वगैरह एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स है। नेक्स्ट, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, थायरॉक्सिन सिक्रीट करेगा। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एड्रीनल कॉर्टेक्स को इफेक्ट करेगा, और गोनैडोट्रोपिक हार्मोन या गोनैड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो गोनैड्स पे इफेक्ट करेगा। कुछ भी हार्ड नहीं था, लर्न यहीं पे किया आपने, नहीं किया तो करो और फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। हार्ड कुछ नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द हॉर्मोन्स फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अभी तक हमने किया एंटीरियर पिट्यूटरी, नाउ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जितने भी हॉर्मोन्स हैं, जो कि 2 है, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, दोनों कहाँ से आ रहे हैं, हाइपोथैलेमस से। आपकी टेक्स्ट बुक में ये मेंशन नहीं किया हुआ है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, तो अब आपको पता है कि वो हॉर्मोन्स हाइपोथैलेमस से आ रहे हैं। तो लेकिन अब इसमें मिक्स नहीं करोगे, हाइपोथैलेमस से रहे, लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि कहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं, तो वो आप लिखोगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। तो पहले हार्मोन के साथ स्टार्ट करते हैं, जो कि है वैसोप्रेसिन या फिर एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ADH, मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन, शॉर्ट फॉर्म ADH और वैसोप्रेसिन, ठीक है। ये है एक ही हार्मोन के 3 अलग अलग या 2 अलग अलग नाम। इसका जो हम लोग जब किडनी पढ़ाते हैं ना, तो उसके अंदर हम इसके बारे में बताते हैं कि ये जो हार्मोन है ADH, वो रीनल ट्यूब्यूल यानी कि जो नेफ्रॉन है उसका जो DCT वाला पार्ट है वहाँ पर एक्ट करता है और इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वहाँ से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या, कि हमारी बॉडी उसे वापस ले रही है, मतलब नेफ्रॉन से बाहर निकाल के हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है, तो दैट इज रीअब्जॉर्प्शन। सो एक्ट्स ऑन किडनी, किडनी पे एक्ट करता है, इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम किडनी ट्यूब्यूल या फिर नेफ्रॉन। इसका एक और फंक्शन है, दैट इज कॉन्स्ट्रिक्ट्स ब्लड वेसल। जब भी बीपी बढ़ जाता है या ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करना होता है, जो ADH करता है, ताकि ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो जाए, ठीक है। ये नॉर्मल है मतलब क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो उसको थोड़ा सा कम करो तो नॉर्मल हो जाए, ठीक है। अब अगर ADH की डेफिशिएंसी होती है तो एक चीज़ होती है, दैट इज डायबिटीज इंसिपिडस। पैनक्रियास में हमने पढ़ा था कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी के टाइम पे डायबिटीज मेलिटस होती है। डायबिटीज इंसिपिडस
डायबिटीज़ का मतलब होता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन या एक्सेसिव यूरिनेशन। तो डायबिटीज़, एक्सेस यूरिन निकलता है, दैट इज़ डायबिटीज़। डायबिटीज़ का मतलब ही होता है। तो जब हमने इंसुलिन पढ़ा था ना, तभी भी हमने यही पढ़ा था कि उसकी यूरिनेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब एक्सेस यूरिनेशन हो जाती है, इसलिए वाटर का लॉस ज़्यादा हो जाता है। तो बॉडी में वाटर का कंटेंट मेंटेन रहे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पानी अंदर पीना पड़ेगा। और इसका मतलब कि हमको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, हम बहुत ज़्यादा थर्स्टी हो रहे हैं, तो यही लिखा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। और इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव, ठीक है, लॉस ऑफ वाटर, दैट देयरफॉर थर्स्टी। अब इंसिपिडस और मेलिटस इंसुलिन में आते हैं कि वैसोप्रेसिन में आते हैं, इसका बहुत कन्फ्यूजन होता है। क्योंकि हम बायो पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब कि सीधी बातें कोई भी नहीं होगी, इट्स अ ट्रिक, सीरियस मत लेना, इट्स अ ट्रिक, ठीक है। तो डायबिटीज़ इंसिपिडस, इसमें आई आ रहा है और इंसुलिन में आई आ रहा है, तो जो कॉमन लग रहे हैं वो कॉमन नहीं होंगे, है ना। इंसुलिन में डायबिटीज़ मेलिटस आएगा और एडीएच यानी वैसोप्रेसिन में डायबिटीज़ इंसिपिडस आएगा। तो एडीएच की डेफिशिएंसी में डायबिटीज़ इंसिपिडस। इंसिपिडस का मतलब होता है टेस्टलेस, इसलिए जिन भी लोगों को डायबिटीज़ इंसिपिडस होती है उनके अंदर यूरिन जो होता है उसके अंदर शुगर नहीं होती है। ऑन द अदर हैंड मेलिटस का मतलब होता है हनी, तो इसलिए जिन भी लोगों को इंसुलिन की कमी होती है और डायबिटीज़ मेलिटस होता है उन लोगों की यूरिन में शुगर होता है, शुगर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। दोनों में डिफरेंस है, डायबिटीज़ दोनों सेम नहीं होती है। आज तक आपको जो डायबिटीज़ पता थी शायद यही पता थी कि डायबिटीज़ मतलब डायबिटीज़ जो इसको शुगर हो जाती है, लेकिन डायबिटीज़ इंसिपिडस भी होता है। दिस वॉज द फर्स्ट हार्मोन वैसोप्रेसिन, एंटी डायबिटिक हार्मोन ADH. We'll move on to the next one, that is oxytocin. Oxytocin is majorly related with pregnant mother. जब भी डिलीवरी का टाइम होता है ना, तो एक प्रेग्नेंट मदर के अंदर बहुत ज़्यादा ऑक्सीटोसिन का रिलीज होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत होती है। यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब जो बेबी है, जो फीटस है, वो यूट्रस से बाहर आ रहा है। बेबी को यूट्रस से बाहर आने के लिए बहुत ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करना पड़ता है ताकि कॉन्ट्रैक्शन हो यूट्रस के। तो इसीलिए मैंने लिखा है स्टिमुलेंट्स विगरस कॉन्ट्रैक्शन, विगरस मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस इन अ प्रेग्नेंट मदर। ये डिलीवरी का टाइम हुआ। डिलीवरी के बाद भी ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है प्रेग्नेंट मदर के अंदर। क्यों? क्योंकि वो एक और काम करता है, दैट इज़ मिल्क इजेक्शन। मतलब ऑक्सीटोसिन इज़ रिलेटेड टू प्रेग्नेंट मदर और ADH इज़ रिलेटेड टू ब्लड प्रेशर और किडनी ट्यूब्यूल, मतलब जो भी डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी हमारा कंप्लीट हो चुका है। थायराइड ग्लैंड कंप्लीट हो चुका है। आज 2 ग्लैंड किए, कल 2 ग्लैंड किए थे, अब मतलब लास्ट लेक्चर में 2 ग्लैंड किए थे। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वो टेबल कराने वाली जो एंड के चैप्टर में दी हुई है और जो छोटी मोटी बातें हैं जो चैप्टर में बाकी है वो सब चीज़ें, तो वो इम्पॉर्टेंट, वो टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है। इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। यू नो द ड्रिल, यू हैव टू स्टडी, इवन दो यू हैव लर्नड इट, यू हैव टू स्टडी. Self study is very important. So that is it for today's lecture. I will meet you in my next one. Till then, thank you.